Hello student, welcome back to all of you. Today we will study about the diffraction of light. Okay, diffraction it's one of the happening of the light. इसके पहले आपने interference आपने पढ़ा हुआ है. Diffraction किस तरह की घटना है ज़रा इसे यहाँ पर देखते हैं. मैंने लिख रखा है यहाँ पर एक बार पढ़ते हैं. When there is an obstacle in the path of waves or waves passes through a hole, so the waves are partially turned at the edge of that obstacle or aperture, and this phenomena it's called the diffractions of waves. देखिए इस फिनोमिना को समझने से पहले आप समझिए यहाँ पर कि बोला क्या आता है असल में. देखिए हम क्या जानते हैं. बेसिकली हम जो जानते हैं वो बता देते हैं कि जो साउंड की बात कर रहे थे हम किसकी बात करें यहाँ पर साउंड वेव्स की बात करें यहाँ पर तो जो साउंड वेव्स होती हैं बेसिकली ये क्या होती हैं यहाँ पर ये जो है साउंड जो है वो वेव्स के तौर पर आगे बढ़ती हैं और जो साउंड होती है यहाँ पर उनके रास्तों पर यदि कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है यहाँ पर तो वह क्या हो जाती हैं उस ऑब्स्टिकल पर से मुड़ जाती हैं और मुड़कर आगे चलने लगती हैं यहाँ पर और यही कारण है कि किसी भी कमरे के बाहर की जो आवाज़ होती है वो कमरे के अंदर चारों ओर फैल कर वहाँ बैठे हर एक पर्सन को सुनाई देती है. ओके, किनारों पर साउंड वेव्स जो है यहाँ पर उनका जो मुड़ना है दैट मीन्स उनका जो टर्निंग है यहाँ पर वही क्या कहलाएगा यहाँ पर द डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड्स कहलाएगा. तो डिफ्रैक्शन एक तरीके से क्या यहाँ पर एजेस पर बैंड होना या एजेस पर टर्न होना. ठीक है, ऑब्स्टिकल के एजेस पर टर्न होना. ठीक है, टर्न होकर के वो क्या हो गए रूम पर फैल गए तो उसको हम क्या पढ़ रहे हैं द डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड्स पढ़ रहे हैं. रियल में क्या होता है जो डिफ्रैक्शन है वो क्या यहाँ पर हर एक तरह के तरंग का क्या होता है. तरंग इट मीन्स वेव. हर एक वेव का क्या होता है एक खास वन ऑफ द प्रॉपर्टी होता है यहाँ पर है ना. लाइट भी एक वेव है. ओके, उसमें भी डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है. और यदि हम बात करें नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की तो लाइट का जो डिफ्रैक्शन है यहाँ पर वो हमारी आंखों से हमको नज़र नहीं आता है. यदि हम बेसिक देखें यदि हम जनरली देखें तो हमारी आंखों से हमको नज़र नहीं आएगा. बट क्या किया जाए यदि प्रकाश इट मीन्स लाइट को यदि किसी छोटे से होल से गुजारा जाए या उसके मार्ग में दैट मीन्स उसके पाथ पर कोई भी ऐसा ऑब्स्टिकल लाइक कोई एक पतला सा हेयर या कोई पतली सी वायर आ जाए तो लाइट क्या हो जाती है यहाँ पर उसके एजेस पर मुड़ जाती है और जिससे क्या होगा यहाँ पर हमको जैसे लाइट जो है वो हमको डिफरेंट शेड में दिखाई देने लगता है यहाँ पर या कलरफुल दिखाई देने लगता है. आ रही बात यहाँ पर समझ. वहाँ पर एक्चुअली में डिफ्रैक्शन तब नज़र आता है जब कोई रास्ते पर क्या जाता है लाइट के रास्ते पर क्या जाता है यहाँ पर ऑन द पाथ ऑफ द लाइट जब कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है यहाँ पर. ऑब्स्टिकल के तौर पे मैंने आपको क्या बताया कोई भी शार्प एजेस वाला ऑब्स्टिकल हो सकता है यहाँ पर. ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या बताया कोई भी हेयर है ना पीस ऑफ द हेयर बोल लीजिए या पीस ऑफ द वायर बोल लीजिए यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं. मैंने यहाँ पर दो फिगर बनाया हुआ है. ये पहला फिगर है और ये दूसरा फिगर है यहाँ पर. इन फिगर में आपको कुछ डिफरेंसेस दिख रहा होगा. पहला फिगर क्या बोलता है देखिए यहाँ पर जो पहला फिगर है वो बेसिकली क्या है. इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ए बी जो है वो आपका एक नैरो स्लिट है और चूँकि लाइट जो है वो हमको बचपन से सिखाया गया है कि कैसे मूव करता है यहाँ पर इन अ स्ट्रेट पाथ. दैट मीन्स लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ये आपको हमेशा सिखाया गया बचपन से हमको पढ़ाया जाता है. आल्सो वी डिस्कस अबाउट द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशंस ऑफ लाइट कि लाइट जो है भैया वो तो हमेशा सीधे सरल रेखा में गमन करती है हमको सिखाया गया है. ठीक है, बट स्क्रीन के केवल उस हिसाब से यदि हम देखें तो स्क्रीन यानी कि जो सामने है वो आपकी क्या है स्क्रीन है बेसिकली. तो स्क्रीन के केवल क्या होना चाहिए यहाँ पर स्क्रीन के केवल ए डैश बी डैश इस हिस्से को ही प्रकाशित दैट मीन्स हाईलाइटेड होना चाहिए था यहाँ पर और बाकी जो है यहाँ पर दैट मीन्स ए डैश एक्स और बात करें यहाँ पर किसकी बी डैश एक्स की तो इसमें लाइट को एंटर नहीं होना चाहिए. अरे बताएं यहाँ पर समझ इसमें लाइट को एंटर नहीं होना चाहिए है ना. ये इस डायग्राम के थ्रू बताया जा रहा है यहाँ पर. अब यदि हम सेकंड फिगर की बात करें सेकंड फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन एक सोर्स लिया है यहाँ पर हमने ये भी हमने कोई ऑब्स्टिकल यहाँ पर कंसिडर किया है. ठीक है, सोर्स के सामने सोर्स से आती हुई रे ऑफ लाइट्स है और यहाँ पर रे ऑफ लाइट के सामने हमने कोई ऑब्स्टिकल ले लिया यहाँ पर अब चूंकि जैसे कि आपको पता है लाइट हमेशा कैसे निकलता है यहाँ पर सीधा ट्रैवल करता है यहाँ पर तो लाइट जो है वो सीधा ट्रैवल करेगी
आ रही बात समझ यहाँ पर? और क्या होगा यहाँ पर? जो ए बी का जो जियोमेट्रिकल शेडो आपको दिख रहा है यहाँ पर ए डैश बी डैश, ये जो जियोमेट्रिकल शेडो है यहाँ पर ए डैश बी डैश, इसमें लाइट को ज़रा भी एंटर नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज ये ऑब्स्टिकल है और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर स्क्रीन पर ए डैश बी डैश, ये ऑब्स्टिकल का शेडो या जियोमेट्रिकल शेडो है यहाँ पर जिस पर लाइट को एनक्रॉच नहीं होना चाहिए, ज़रा भी लाइट इसमें एंटर नहीं होनी चाहिए, है ना। और लेकिन ये होता है, ये उस केसेस में होता है जबकि स्लाइट जो होता है यहाँ पर स्लाइट इट मीन स्लिट से हमारा मतलब है यहाँ पर जबकि क्या यहाँ पर स्लिट क्या हो यहाँ पर उसका जो साइज़ है यहाँ पर स्लिट बोल लीजिए, स्लिट का साइज़ या ऑब्स्टिकल का जो साइज़ है यहाँ पर वो बहुत ही छोटा होता है ना। किसके कंपेयर में यदि मैं बात करूँ, किसके कंपेयर में यहाँ पर दैट मीन्स द डिग्री और द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट के कंपेयर में यहाँ पर तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाएगा यहाँ पर ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, है ना। सॉरी, क्या बताया मैंने यहाँ पर आपको, वेट अ मिनट, ये आपको केस कब देखने मिलेगा यहाँ पर जियोमेट्रिकल शेडो में आपका प्रकाश जो है वो एंटर नहीं होगा, होना नहीं चाहिए और नहीं होगा। और ये होता है कब होता है ये उस समय तक होता है जब तक कि जो आपका स्लिट है यहाँ पर उसका क्या होता है यहाँ पर जो स्लिट है, स्लिट इट मीन्स ये जो ए बी है, स्लिट या ऑब्स्टिकल जिसको आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए यहाँ पर बेसिकली आकार में जब बड़ा होता है, साइज़ में जब बड़ा होता है। बट क्या होगा यदि आपका साइज़ ऑफ द स्लिट और द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल जो है वो क्या हो जाता है यहाँ पर छोटा हो जाता है। आगे बात समझ, क्या हो जाता है यहाँ पर छोटा, कितना छोटा हो जाता है यहाँ पर दैट मीन्स द डिग्री ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट के कंपेयर में छोटा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में जो लाइट है यहाँ पर आगे बात समझ, जो लाइट है वो जियोमेट्रिकल शेडो में क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है ना। कब तक एंटर नहीं करती वो कंडीशन मैंने आपको बता दी, लेकिन जैसे ही साइज ऑफ द स्लिट या साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल क्या होता है यहाँ पर आपका छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि वो क्या हो जाता है यहाँ पर द डिग्री ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट के कंपेयर में या के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो जाता है। तब ऐसे कंडीशंस में जो रे ऑफ लाइट है वो उसके जियोमेट्रिकल शेडो में एनक्रॉच कर जाती है, दैट मीन्स यहाँ पे भी एंटर हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो जियोमेट्रिकल शेडो यहाँ पर इसके बाहर यदि हम लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करें तो इसमें हमको चेंज बेसिकली देखने मिलता है, ठीक है। तो शार्प, इसको आप इस चीज़ से ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर इस चीज़ को, द लाइट बेंडिंग एट द शार्प एजेस एंड द इंसिडेंट ऑफ लाइट encroachment in the geometrical shadows of obstacle, this called the diffractions of light। तो बेसिकली डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है यहाँ पर वन ऑफ द हैपनिंग ऑफ द लाइट है यहाँ पर और कैसी हैपनिंग है यहाँ पर तो जबकि कोई रे ऑफ लाइट किस पर टकराती है यहाँ पर शार्प एजेस वगैरह से टकराती हैं यहाँ पर। शार्प एजेस से आप देखेंगे आपके 12th स्टैंडर्ड बुक में एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, शार्प एजेस के तौर पर एक ब्लेड ली गई है और ब्लेड के जो एजेस होते हैं वो कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं यहाँ पर। उस पर ये एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी किया गया और उससे हमने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझा है, ठीक है। तो इस तरीके के शार्प एजेस पर से लाइट क्या होती है, हमेशा बैंड हो जाती है, सीधा ना निकल करके, दैट मीन्स एक स्ट्रेट पाथ पर ना निकल के थोड़ा सा कुछ एंगल क्या हो जाती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है और इसे ही हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। बैंड हो जाती है यहाँ पर और बैंड होकर क्या होती है कि इसमें एनक्रॉच हो जाती है, यहाँ पर एनक्रॉच हो जाती है द जियोमेट्रिकल शेडोज ऑफ दैट ऑब्स्टिकल के उस जियोमेट्रिकल शेडो पर एनक्रॉच हो जाती है। आ रही बात समझ, और इसी घटना को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। अब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड द हाइगन प्रिंसिपल्स, इन दोनों को कंबाइंड करके कुछ थ्योरी निकाली गई है। बेसिकली जो हाइगन है यहाँ पर इन्होंने लाइट्स के जितने भी वेव थ्योरीज वगैरह हैं यहाँ पर दी हैं, ठीक है। यहाँ पर वेव फ्रंट वगैरह को लेकर कि वेव फ्रंट का हर एक जो पॉइंट होता है वो सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है, यहाँ पर के फ्री सोर्स की तरह बिहेव करता है यहाँ पर और जब एक ही तरीके का वेव फ्रंट डिफरेंट पॉइंट से होकर चलने वाले सेकेंडरी वेवलेंथ पर ओवरलैप होता है तो उनमें होता है इंटरफेरेंस। और इस तरह से एक ही तरीके के वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट से होकर चलने वाली वेव्स के इंटरफेरेंस के कारण ही हमको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने मिलता है।
According to Huygens principles, we have two different type of diffractions. That means the phenomena of the diffractions is classified in two sections. First is Fresnel and second one is Fraunhofer's diffractions. Okay, let's talk about the Fresnel diffraction. ठीक है, तो चलो ज़रा देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है इसमें. फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शंस को क्या बताया जा रहा है यहाँ पर. तो देखिए इसमें लिखा है द सेकेंडरी वेव्स दैट रन फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ऑब्स्टिकल, सॉरी क्या लिखा है, ऑब्स्ट्रक्शन आर नॉट इन द सेम फेज. ठीक है, इसका मतलब क्या निकला. देखिए इस तरह का डिफ्रैक्शन यदि हम पढ़ें तो सोर्स और स्ट्रिंग दोनों ही ऑब्स्टेकल से एक लिमिटेड या फाइनाइट दूरी पर होते हैं और जिसके चलते इंसिडेंट लाइट स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल होती है. और इस बात पर यह इस बात पर बोनस्फियर डिपेंड्स होती है कि लाइट सोर्स जो है यहाँ पर वो कैसा है. दैट मीन्स पॉइंटेड है कि लीनियर है. और इससे क्लियर है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट ऑब्स्टेकल के डिफरेंट पॉइंट्स पर ही एक समय पर नहीं पहुंचता और जिसके चलते ऑब्स्टेकल डिफरेंट पॉइंट्स से चलने वाली सेकेंडरी वेव फ्रंट सेम फेसेस में नहीं होती. आई बात यहाँ पर समझ क्या बोला जा रहा है यहाँ पर. तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. पहला तो रीज़न क्या है, हम किसे फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम उसे फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं जिसमें सेकेंडरी वेव है ना, जिसमें सेकेंडरी वेव्स जो हैं वो सेम फेसेस में नहीं होती हैं. समझ में आ रहा है यहाँ पर. बट क्यों नहीं होती उसका रीज़न मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पर फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शंस में आते हैं. ये फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शंस क्या है. फ्राउनहोफर इस तरह के डिफ्रैक्शन, देखिए पहले मैं पढ़ लेती हूँ क्या लिखे. ऑन द ऑब्स्टेकल इंसिडेंट वेव फ्रंट इट्स प्लेन wave front. Therefore, all the secondary waves running from the different points are in same phase. बस यही दोनों में फ़र्क है यहाँ पर. ऊपर वाले में आपने क्या पढ़ा, ऊपर वाले में आपने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि भाई जो ऑब्स्टेकल है यहाँ पर ऑब्स्टेकल के डिफरेंट पॉइंट्स होकर के चलने वाली जितनी भी सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हैं वे सेम फेसेस में नहीं होती और इसमें सेम फेसेस में होती हैं. सो हियर आर द डिफरेंसेस बिटवीन टू दैट. बट इसमें सेम फेसेस में कैसे पॉसिबल हुई उसको समझिए. यदि मैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करूँ तो मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर इस तरह के डिफ्रैक्शंस में जो सोर्स और स्ट्रेन है यहाँ पर दोनों ही क्या होते हैं यहाँ पर ऑब्स्टेकल से फाइनाइट नहीं इन्फिनाइट डिस्टेंस पर होते हैं. और इन्फिनाइट डिस्टेंस पर होने के चलते ही क्या होता है, जो ऑब्स्टेकल पर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है उसे हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस के सपोर्ट से क्या कर लेते हैं, अल्टरनेटली कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं, अल्टरनेटली अरेंज कर लेते हैं. और डिफ्रैक्टेड पैरेलल रे ऑफ लाइट्स को एक दूसरे कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से स्क्रीन पर फोकस कर लेते हैं. अरे बात यहाँ पर समझ और क्लियर है कि ऑब्स्टेकल पर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट्स या इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट होता है और ऑब्स्टेकल के डिफरेंट पॉइंट से होकर चलने वाली सेकेंडरी वेव फ्रंट्स सेम फेसेस में हो जाती हैं, है ना. तो इस तरीके से यदि आपको फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शंस को समझना है तो इसके लिए आप क्या करते हैं यहाँ पर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शंस को समझते हैं. सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शंस को समझते हैं. ओके, सो फॉर मोर क्लैरिफिकेशंस इन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शंस let's try to understand the diffractions of light at a straight edge के बाद हम सिंगल स्लिट को समझेंगे. या आप बोलना चाहिए यहाँ पर यदि आपको फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शंस को समझना है, असल मायनों में समझना है, ठीक है, कि कैसे जो है वो यहाँ पर सेकेंडरी वेव फ्रंट्स जो होते हैं वो सेम फेसेस में पॉसिबल हो पा रहे हैं यहाँ पर उसका जो अरेंजमेंट है, उसके लिए जो सेटअप तैयार किया जा रहा है वो सेटअप मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पर इसको समझने के लिए आपको डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट ड्यू टू सिंगल स्लिट समझना होगा. भाई समझ में आ रहा है, क्योंकि यदि आप डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट ड्यू टू सिंगल स्लिट पढ़ते हैं दैट मीन्स उस दौरान आप जो डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे वन ऑफ द डिफ्रैक्शंस पढ़ेंगे वो फ्राउनहोफर है. ठीक है, विच इज़ वेरी पॉपुलर. तो इसमें बेसिकली दो
कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर पे, क्यों किया जा रहा है यहाँ पर पे, क्यों किया जा रहा है यहाँ पर पे, क्योंकि यहाँ पर पे जो सोर्स है और जो स्क्रीन है यहाँ पर पे दोनों की ऑब्स्टेकल से क्या है, इनफिनाइट डिस्टेंस यहाँ पर पे, और इसी वजह से दोनों को क्या किया जाता है यहाँ पर पे, ऑब्स्टेकल को क्या किया जाता है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, है ना, उस पर जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है ऑब्स्टेकल पर, उन्हें क्या किया जाता है यहाँ पर पे, उन्हीं कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से अल्टरनेटली अरेंज किया जाता है, ठीक है। और जो दूसरा आपका कॉन्वेक्स लेंस है उसके सपोर्ट से उन्हें स्क्रीन पर फोकस किया जाता है। तो इस तरीके से फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शंस में बेसिकली जो है वो दो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और इन दो कॉन्वेक्स लेंस के सपोर्ट से पॉसिबल हो पाता है कि जो ऑब्स्टेकल पर जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है यहाँ पर पे वो क्या होता है आपका, ना तो स्फेरिकल ना ही सिलेंड्रिकल बल्कि प्लेन वेव फ्रंट होता है। और चूंकि वो प्लेन होता है तभी पॉसिबल हो पाता है कि उसके हर एक पॉइंट से चलने वाली सेकेंडरी वेव फ्रंट सेम फेसेस में होती है, और सेम फेसेस में होने की वजह से ही हम इसे फ्रॉनहोफर पढ़ते हैं या फिर फ्रेनेल डिफ्रैक्शन से डिफरेंट पढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको बात समझ, तो चलिए इसे समझने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर पे किस पर, सिंगल स्लिट पर आ जाते हैं यहाँ पर पे। सो एज यू कैन सी हियर दिस इज द डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट, ओके ओके। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप देख सकते हैं यहाँ पर पे, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर पे, लेट ए बी इट्स अ नैरो स्लिट ऑफ विथ ए, द वेवलेंथ वर्क ऑन इट फ्लैट perpendicularly to the wavelength WW1. If the light completes in the perfect line, then so on the XY string, bright reflection of slit whose size and shape will be just like slit, but it doesn't really happens. तो असल में होता क्या है, ठीक है, असल में होता क्या है तो अब उसे समझ लीजिए। असल में होता ये है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इन विच बोथ द सेंट्रल हेड एक्सलेट एंड द मिनिमम, है ना। असल में होता क्या है, असल में स्क्रीन पर आपको एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है और जिसमें क्या होता है, सेंट्रल जो सेंटर है यहाँ पर उस सेंट्रल पर जो हेड है यहाँ पर वो हेड मैक्सिमा होता है, और उस सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ यदि हम बात करें तो दोनों तरफ आपको क्या मिलता है, दोनों और आपको मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा मिलता है, ठीक है। यदि हम बात करें कि इसकी प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्रैक्शंस ऑफ पैटर्न की यदि बात करें तो ये प्रॉपर्टी दिमाग में बैठा के रखिएगा कि किस तरीके का डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको मिलता है। तो वन ऑफ द प्रॉपर्टी क्या लिखा है यहाँ पर पे, द वेट ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इट्स ट्विस द वेट ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा। जो सेकेंडरी मैक्सिमा यहाँ पर पे उसकी जो चौड़ाई है वो बेसिकली सेकेंडरी मैक्सिमा की चौड़ाई है ना। यदि हम सेंट्रल मैक्सिमा की बात करें तो उसकी चौड़ाई दैट मीन्स उसकी विड्थ क्या है, क्या है यहाँ पर पे, उसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है यहाँ पर पे, तो जस्ट डबल है, दैट मीन्स 2 टाइम्स ज़्यादा आपको उसकी विड्थ मिलती है। किसके कंपेयर में, सेकेंडरी मैक्सिमा के कंपेयर में। दैट मीन्स जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है वो ज़्यादा मोटा होगा, ज़्यादा चौड़ा होगा, ठीक है, उसके लिए आपको फ्रिंज विड्थ ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं यहाँ पर पे, द इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा डिक्रीजेस रिस्पेक्टिवली। जितने भी क्या होते जाएंगे, यदि हम सेकेंडरी मैक्सिमा की ओर बढ़ते जाएंगे, दैट मीन्स पहला मिला, दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमा मिला, तीसरा सेकेंडरी मैक्सिमा मिला, तो जैसे जैसे आप क्या मिलता जाएगा, सेकेंडरी मैक्सिमा से मेरा मतलब अगले मैक्सिमा से है। तो जैसे आप क्या होंगे, सेंट्रल से टूवर्ड्स आप डाउनवर्ड्स हुए या आप अपवर्ड्स में जाएँ, सेंट्रल मैक्सिमा से होगी, जो भी काउंटिंग होगी वो सेंट्रल मैक्सिमा से होगी। तो सेंट्रल मैक्सिमा से चाहे आप डाउनवर्ड्स में जाइए चाहे अपवर्ड्स में जाइए, जो सेकेंडरी मैक्सिमा होगा वो सेकेंडरी मैक्सिमा मतलब हर एक अगला मैक्सिमा जो होगा वो पिछले मैक्सिमा के कंपेयर में उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। दैट मीन्स लगातार क्या होगा, जो आपकी इंटेंसिटी है यहाँ पर यदि आप इंटेंसिटी पैटर्न के थ्रू इसे समझेंगे तो आप देख पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो यहाँ पर वो कम होते जा रहे हैं यहाँ पर हर एक अगले मैक्सिमा के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है यहाँ पर आपकी, द डिफ्रैक्शन पैटर्न इट्स सीन व्हेन द वेट ऑफ द स्लिट इज एक्सट्रीमली लो। मैंने पहले भी कहा यहाँ पर है ना, यदि स्लिट चौड़ी है ना, काफ़ी चौड़ी यहाँ पर या ऑब्स्टिकल का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे कंडीशंस में आप डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अच्छी तरह से ना देख पाएंगे ना समझ पाएंगे। बेसिकली डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझने के लिए ज़रूरी क्या है, जो साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल है यहाँ पर दैट मीन्स योर अपर्चर कैसा होना चाहिए, यहाँ पर आपका छोटा होना चाहिए, इतना छोटा जो कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट्स की वेवलेंथ की बोलना चाहिए यहाँ पर के ऑर्डर का होना चाहिए। आप इतना कम समझ सकते हैं यहाँ पर तभी पॉसिबल है कि लाइट जो यहाँ पर वो उसके ज्योमेट्रिकल शेडो में एनक्रोच करेगी और उसके एनक्रोचमेंट के बाद ही आपको असल में डिफ्रैक्शन समझ में आएगा। तो डिफ्रैक्शन के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल कंडीशन जो बनती है वो यही बनती है यहाँ पर कि आपका जो स्लिट है वो एक्सट्रीमली लो होना चाहिए, तभी आप डिफ्रैक्शन पैटर्न को देख और समझ पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर मैंने कुछ सपोज किया है। सपोजिंग से पहले मैं आपको डायग्राम बता देना चाहती हूँ। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू मैं अपनी सपोजिंग बताते जाती हूँ। वैसे मैंने अगले पेज में अपनी सपोजिंग लिखी हुई है, कोई प्रॉब्लम आपको वैसे जानी नहीं चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। सपोज कोई स्लिट ए बी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, ठीक है, कोई स्लिट ए बी है हमारे पास। ये स्लिट आप देख सकते हैं, ये स्लिट आपको दिख रही है यहाँ पर ये ए बी, कोई स्लिट ए बी है और जिसे हमने क्या कर दिया यहाँ पर कई पार्ट्स में क्लासीफाइड किया है। और तब हाइगेंस के प्रिंसिपल अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस हर एक पार्ट से सेकेंडरी वेव फ्रंट्स निकलेंगी। जैसे कि आपको पता है हर एक पार्ट से निकलेंगे यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पर ए बी है, जैसे इसको अलग से समझिए ए बी है। ठीक है, मैं इसको डिफरेंट कलर से समझाती हूँ। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कलर ब्लू। तो इसको हमने कई सेक्शंस में 1 2 3 इसमें कई नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि हम पार्टिकल्स के तौर पे भी और वेव्स के तौर पे भी रेज को समझते हैं यहाँ पर तो इस हिस्से से 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 काफ़ी सारे हिस्से उसके हमने। तो स्लिट ए बी को हमने क्या कर दिया, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई नंबर ऑफ सेक्शंस में क्लासिफाइड कर दिया। हर एक सेक्शन से सेकेंडरी वेव फ्रंट निकलेगी अकॉर्डिंग टू व्हाट द हाइगेंस थ्योरी। अब ये सेकेंडरी वेव क्या होंगे यहाँ पर शुरुआती स्थिति में बात करें तो क्या होंगी, सेम फेसेस में होती हैं, बट फिर बाद में क्या हो जाती है यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शंस में, सभी डायरेक्शंस में फैल जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। और इन्हीं सेकेंडरी वेव्स के इंटरफेरेंस के कारण हमको बेसिकली क्या देखने मिलता है, दिस हैपनिंग दैट मीन्स दिस फिनोमेना डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट हमको बेसिकली देखने मिलता है। ये लाइट्स डिफ्रैक्ट हो जाती हैं, इनका डिफ्रैक्शंस हमको देखने मिलता है। डिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट्स के यदि हम मार्ग में बात करें, उनके पाथ में बात करें, हम क्या रख देते हैं यहाँ पर कोई एक सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं यहाँ पर देखिए मैंने बताया था यहाँ पर यदि अभी हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट ड्यू टू सिंगल स्लिट, तो जो कि बेसिकली क्या है यहाँ पर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है यहाँ पर, जिसमें हम एक नहीं दो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये एल जो है वो हमारा पहला कॉन्वेक्स लेंस है, जो कि जिसके फोकस पर रखा है सोर्स। स्लिट ए बी के आगे तरफ जो डिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट्स हैं हो ना, उन्हें फोकस करने के लिए हमने क्या रखा है यहाँ पर उनके सामने क्या रख दिया हमने, एक अनदर कॉन्वेक्स लेंस L2 यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर और जो इसके फोकस पर रखे, इसके फोकस पर दैट मीन्स सेकेंडरी लेंस, सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखे स्क्रीन जो है वो उसके फोकस पर है। तो इसके फोकस पर रखे स्क्रीन एक्स वाई पर डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो बनाता है। तो हमको बेसिकली जो डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने मिलेगा फाइनली वो स्क्रीन एक्स वाई पर मिलेगा, वो स्क्रीन एक्स वाई जो कि इस सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है। अब कैसे मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, उस चीज़ को अब हम इंडिविजुअली तौर पर समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो डायग्राम तो खैर आपके सामने यहाँ पर हमने इसके पहले भी जब हम इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे, जब हम फ्रिंज विड वगैरह पढ़ रहे थे, तो याद होगा आप लोगों को मैंने उसमें क्या बताया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स बताया था। और उसमें क्या था यहाँ पर हमारे पास एक नहीं दो स्लिट्स थे यहाँ पर S1 और S2 बेसिकली। और उसमें भी क्या किया था मैंने यहाँ पर स्लिट से जो स्क्रीन तक का डिस्टेंस था उसको कैपिटल D कंसिडर किया था। याद है आप लोगों को? ठीक, याद है तो अच्छी बात है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा
ये कोई डबल स्लिट नहीं है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं, मैं बताऊँगी कहाँ पे बदलती हैं, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा पैनिक मत हो यहाँ पर। अब इसके लिए आपको मेन क्या समझना है कि क्या है मैक्सिमा, या किस जगह पर मिल रहा है मैक्सिमा और किस पर मिलेगा मिनिमा। और सबसे पहले इन दोनों को समझने से पहले आप देख लीजिए सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशंस क्या है। इसे हम ये जो ओ है यहाँ पर आपका, ये जो ओ दिख रहा है यहाँ पर आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक सेंटर पर, वो एक्चुअली में सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशंस है। सपोज कीजिए यहाँ पर स्ट्रेन एक्स वाई पर कोई पॉइंट ओ है और जो स्लिट ए बी के ठीक ये सेंट्रल पॉइंट सी के ठीक विपरीत है ना। ए बी जो है यहाँ पर स्लिट, इसका कोई पॉइंट सी है यहाँ पर सेंटर पॉइंट सी, और जिसके ठीक अपोजिट में क्या है ओ है, वो ओ जिस पर हम सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशंस कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। अब चूंकि स्लिट और स्ट्रेन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो क्या है यहाँ पर द विड्थ ऑफ द स्लिट से बहुत ज़्यादा या उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा है या उससे बहुत ज़्यादा है। और जिसके चलते क्या होगा यहाँ पर जिसके चलते क्या होगा बेटा, जिसके चलते सभी सेकेंडरी पॉइंट्स ओ पर क्या होंगे यहाँ पर सेम डिस्टेंस तय करके सेम फेसेस में पहुँचते हैं। क्योंकि भाई ओ कहाँ पर बेटा, ओ किसके अपोजिट है यहाँ पर ध्यान से देखिए, डायग्राम को ध्यान से देखिए। ओ जो है वो किसके अपोजिट है यहाँ पर सी के अपोजिट है, वो सी जो ए बी के ठीक बीच में है। आ रही बात यहाँ पर आपको समझ, ठीक बीचों बीच यहाँ पर तो देखिए इस ए बी स्लिट को आप कई सेक्शंस में क्लासिफाइड कर दीजिए। हर एक सेक्शंस के लिए ओ क्या है, सेंटर पर कहलाएगा। दैट मीन्स ओ तक आने के लिए हर एक हिस्से से सारी सेकेंडरी वेव्स जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और सेम फेसेस में होंगी, जिसके चलते ओ पर हमको क्या मिलता है, ओ पर क्या मिलता है हमको बेसिकली कौन सा वन ऑफ द टाइप ऑफ इंटरफेरेंस देखने मिलता है हमको मिलता है कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस देखने मिलता है यहाँ पर और जिसके चलते ओ पर क्या हो जाए, और सेम फेसेस में हो रही हैं ऑब्वियसली, सेम फेसेस में यदि इंटरफेयर होंगी तो ओ पर जो है वो क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। दैट मीन्स ओ पर हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। और जिसे हम सेंट्रल मैक्सिमा का केस पढ़ते हैं, तो ओ पर तो हो गया भाई सेंट्रल मैक्सिमा, हियर इज नो डाउट। लेट्स टॉक अबाउट द पोजीशंस ऑफ द मिनिमा। मिनिमा कहाँ पर मिलेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माना क्या माना भाई यहाँ पर देखो, ये तो हो गया सेंट्रल मैक्सिमा का केस। सेंट्रल मैक्सिमा को अभी आपने समझा दिया, इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमा एट द पॉइंट ओ इट्स मैक्सिमम एंड दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल मैक्सिमा। क्योंकि सेंट्रल पॉइंट पर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा पढ़ते हैं। यहाँ पर द पोजिशंस ऑफ द मिनिमा, there is a point P on the screen above the considered point O। O के ऊपर मैंने एक पॉइंट P कंसिडर किया, आप इस डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए दिख रहा है यहाँ पर आपको O के ऊपर ये पॉइंट P आपको यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर और इस पर हम मिनिमा को समझ रहे हैं, ये मिनिमा की पोजीशन है। इस पर हमको कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस देखने मिलता है। कैसे डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस होता है यहाँ पर आप उसको समझिए। बेसिकली क्या होता है यहाँ पर इस पर CO से क्या होता है यहाँ पर CO, इस पर CO से थीटा एंगल बनाने वाली वेव्स लेंस द्वारा फोकस्ड होती हैं और स्लिट के डिफरेंट पार्ट से होकर आने वाली सेकेंडरी वेव्स का जो पाथ है वो सेम या इक्वल नहीं होता, और जिसके चलते पॉइंट P पर पहुंचने वाली सारी वेव्स डिफरेंट फेसेस में होती हैं। सेम फेसेस में ना होकर डिफरेंट फेसेस में होती है, दैट मीन्स अनइक्वल फेसेस में होती हैं, यानी कि वहाँ पे फेस डिफरेंसेस होता है। आ रही बात समझ, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर A से B एंड पर हम क्या करते हैं बेसिकली देखिए यहाँ पर A से B एंड पर अब हमको पाथ डिफरेंसेस है भाई, लेकिन पाथ डिफरेंसेस कितना है इसको कैसे समझेंगे यहाँ पर देखिए। तो यदि हम वैसे तो हमने क्या कर दिया है, स्लिट AB को कई सेक्शंस में क्लासीफाइड कर दिया, लेकिन इस चीज़ को आप इंडिविजुअली समझिए। यहाँ पर A से चलिए ये पहली ले लीजिए और दूसरा जो है वो स्लिट का दूसरा जो एज है हमारा B से चलिए ये ले लीजिए, ये दो रेज हमने ली। वैसे तो कई रेज निकलेंगे यहाँ पर कई सारी वेव फ्रंट्स निकलेंगे यहाँ पर से, क्योंकि हमने स्लिट AB को कई सेक्शंस में क्लासीफाइड किया, लेकिन जो भी सेक्शंस यहाँ पर वो होंगे तो A और B के बीच तो मैंने स्लिट का एक ऊपरी हिस्सा ले लिया और एक सबसे आखिरी निचली हिस्सा ले लिया यहाँ पर इन दोनों से रे ऑफ लाइट्स को मैंने क्या करवाया, इंटरफेयर करवाया यहाँ पर। लेकिन इंटरफेरेंस कैसा, डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस है यहाँ पर, ठीक है। मतलब पाथ डिफरेंसेस है कि डिफरेंट पाथ डिफरेंसेस तो साफ दिख रहा है ना बेटा। यदि ये B से ना होकर के एन से देखिए पाथ सेम है, इस चीज़ को आप ऐसे समझिए। देखिए
ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पर तक में देखेंगे यहाँ पर पे यदि ये रे ऑफ लाइट बी से ना चलकर एन से चलकर पी तक पहुँचती तो ठीक उतना ही पाथ ट्रैवल करते हैं यहाँ पर पे जितना कि वो ए से पी तक जाने में ट्रैवल कर रही है। ये ए से पी और एन से पी क्या यहाँ पर पे इक्वल है यहाँ पर पे, है ना। जो असल में पाथ डिफरेंसेस हमको देखने मिल रहा है वो बी से एन के बीच देखने मिल रहा है, ये एक एक्स्ट्रा है। यदि कोई रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है यहाँ पर पे बी से स्लिट के निचले हिस्से बी से ट्रैवलिंग करना शुरू करते हैं यहाँ पर पे, तो उसको कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल करना होगा बी से एन, कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल करना होगा इस बी से इस एन तक में एक्स्ट्रा पाथ उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, और यही आपका एक्चुअल में पाथ डिफरेंसेस होगा, ठीक है। तो यदि आप इस पाथ डिफरेंसेस, लेकिन ये बी एन है क्या प्रश्न खड़ा होता है, तो एक्चुअली कुछ नहीं किया मैंने, ए से क्या किया है मैंने एक जो है वो बी एन जो है वो क्या किया है यहाँ पर पे बी एन पर ए एन एक नॉर्मल इंसिडेंट करवाया है। ए और बी से आने वाली जितनी भी रे ऑफ लाइट्स हैं उनके बीच पाथ डिफरेंसेस जो है वो बी एन के इक्वल होगा। अभी मैंने आपको समझाया कैसे ये बी एन पाथ डिफरेंसेस बना, और जिसे हम लैम्डा कंसिडर कर लेते हैं, लैम्डा के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। Suppose the path differences Bn is equals to lambda. Let's suppose the slit AB is classified in two equal parts. Then the path differences CP and AP is equals to lambda by 2. अब मैंने क्या कर दिया, स्लिट AB को कई हिस्सों में तो बांटना था, लेकिन अभी बेसिकली मैंने उसे क्या कर दिया, क्लासिफाइड इन टू इक्वल सेक्शंस। भाई मैंने क्या किया था, ये देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो स्लिट है हमारा AB के बीच मैंने क्या लिया था, उनका जो सेंटर पॉइंट था वो था C। सेंटर पॉइंट क्या था C। मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, अपने स्लिट AB को टू इक्वल्स पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया, एक जाएगा A से C, अगला हिस्सा होगा C से B। इस तरीके से दो इक्वल पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया अपने स्लिट्स को। समझ में आ रहा है यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, टू इक्वल पार्ट्स में हम क्या कर देते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं, तो पाथ डिफरेंसेस भी क्लासिफाइड हो जाएगा, है ना, क्योंकि A से B के बीच पाथ डिफरेंसेस जो था वो था आपका बी एन, और टू इक्वल पार्ट्स में तो पार्ट डिफरेंसेस भी बढ़ जाना है, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2, इस तरीके से पाथ डिफरेंसेस भी बढ़ गया आपका। भाई जो पाथ डिफरेंसेस था वो बढ़ गया, पहले लैम्डा था अब लैम्डा बाय 2 हो गया, है ना। समझ में आ रहा है, क्योंकि स्लिट को आपने टू इक्वल पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया, एंड दैट्स व्हाई, ठीक है। सो मूविंग वे फ्रॉम ए एंड सी विल अराइव एट द अपोजिट फेसेस एट द पॉइंट पी, दैट्स व्हाई दे विल डिस्ट्रॉय ईच अदर्स इन्फ्लुएंस। समझ में आ रहा है पर पे ए से और फिर सी से दोनों से चलने वाली या आ रही जो रे ऑफ लाइट्स हैं वो पी पर क्या होंगी, अपोजिट फेस पर पहुंचेंगे, और जिसके चलते पी पर ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। इन द सेम वे द वेव मूविंग फ्रॉम द डिवीजन बिलो ए एंड द वेव मूविंग फ्रॉम द क्या बोल रहे हैं यहाँ पर पे करस्पॉन्डिंग पार्ट बिलो विल डिस्ट्रॉइंग द इफेक्ट ऑफ द ईच अदर। वैसे यदि हम बात करें सी बी, दैट मीन्स सी और बी, नॉट सी बी, मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर पे, इसी तरीके से आप एक दूसरा हिस्सा लेते हैं यहाँ पर पे, और फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर पे कि भाई ए के नीचे जो डिवीज़न है यहाँ पर पे और सी के नीचे जो उसके जस्ट बाद वाला नीचे जो डिवीज़न है यहाँ पर पे, इन दोनों से आने वाली रे ऑफ लाइट भी पॉइंट पी पर कुछ इसी तरीके से क्या होती है, इंसिडेंट होती है, और इनका इंटरफेरेंस भी क्या होता है, डिस्ट्रॉइंग या डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस होता है यहाँ पर पे उन रे ऑफ लाइट्स के बीच, है ना। समझ में आ रहा है यहाँ पर पे, तो वो भी एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह से निरस्त कर देती हैं, खत्म कर देती हैं एक दूसरे के इफेक्ट। इन दिस वे द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पी विल बी जीरो विच इज कॉल्ड द फर्स्ट मिनिमा। आज बात यहाँ पर आपको समझ, सो फॉर द फर्स्ट मिनिमा बी एन इज इक्वल्स टू लैम्डा। समझ में आ रहा है, तो पाथ डिफरेंसेस लैम्डा, और इस लैम्डा को अब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैसे, बाय द राइट एंगल ट्रायंगल ए एंड बी। इसको आप यहाँ पर देखिए, ये वाला डायग्राम को देखिए यहाँ पर पे। अब आपको क्या निकालना है, बेसिकली पाथ डिफरेंसेस निकालना है, जो कि हमने क्या कंसिडर किया यहाँ पर पे, लैम्डा लेकर के चल रहे हैं। अब कैसे निकाला जाएगा, तो आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल के साथ कंटिन्यू होना है, और जिसमें थीटा बन रहा है किस पर, एन पर 90 डिग्री बन रहा है, किस पर, एन पर 90 डिग्री बन रहा है, एज यू कैन सी हियर। इस राइट एंगल ट्रायंगल पे ये एंगल हो गया आपका 90, बेसिकली ये एंगल हो गया यहाँ पर आपका 90। इसको ऐसे समझिए, इसको आप अलग से समझिए, दैट मीन्स यहाँ से समझिए इसको आप, जैसे कि ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये एंगल क्या है, ठीक 90 है, तो हो क्या रहा है यहाँ पर पे, और जबकि ये आपका थीटा है, ये 90 यहाँ पर पे, एंगल के सामने वाला साइड दैट मीन्स ये ए, ये बी, और ये आपका एन है यहाँ पर पे।
एंगल के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, नॉर्मल। तो बी एन हो गया नॉर्मल। और बेस क्या तैयार हो जाना है यहाँ पर आपका, बेस क्या तैयार हो जाना है आपका, ए बी तैयार हो जाना है यहाँ पर। सॉरी, ये क्या कहलाएगा आपका, हाइपोटेनिस कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल, और ये आपका हाइपोटेनिस हो जाएगा। आ रही बात यहाँ पर समझ। तो बेस बाय हाइपोटेनिस दैट मीन्स साइन थीटा यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। तो साइन थीटा बेसिकली आप कैलकुलेट करें यहाँ पर तो आपको साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाता है यहाँ पर आप देखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी एन बाई ए बी। कैसे पॉसिबल है वहाँ पर व्हेन यू आर गोइंग इन साइड्स द राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें से एक एंगल ए पर बनने वाला क्या है, थीटा है, और थीटा के साथ साइन ऑपरेट करते हैं। तो साइन क्या होता है यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल बाय हाइपोटेनस। नॉर्मल बी एन है, हाइपोटेनस ए बी। यहाँ पर यहाँ से जब आप बी एन कैलकुलेट करते हैं विच इज़ योर पाथ डिफरेंसेस, यू गेट ए बी साइन थीटा। और जबकि पाथ डिफरेंसेस आपने क्या कंसिडर किया था, लैम्डा, तो लैम्डा को बैलेंस कर दीजिए ए बी साइन थीटा से एंड यू गॉट द इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या मिल जाता है, इक्वेशन नंबर 2 मिल जाता है यहाँ पर। अब इसी इक्वेशन नंबर 2 पर एक कंडीशन आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर है ना, मतलब ये इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं यहाँ पर सॉरी, दोनों को बैलेंस किया तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर बेसिकली साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय ए। लैम्डा बाय ए मिल गया यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल के आप रेस्ट पर डाल दीजिए। अब एक कंडीशन से यहाँ पर अप्लाई लगाइए, क्योंकि जो थीटा है यहाँ पर वो बहुत ही छोटा एंगल है, और जो जितना छोटा एंगल होता है उसके साथ साइन और कॉस ऑपरेट नहीं होते हैं, बात आपको पता होनी चाहिए। यदि और भी ज़्यादा छोटा होता है, पहले तो साइन और कॉस ऑपरेट नहीं है, यदि उस पर साइन या कॉस कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑपरेट है तो उसे आप हटा दीजिए। जैसे साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा लिखिए, इफ़ योर थीटा इज सो मच स्मॉल, है ना, सो मच स्मॉल, तो ऐसी कंडीशंस में साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा लीजिए यहाँ पर। और यदि और भी ज़्यादा छोटा है तो थीटा के साथ टैन ऑपरेट करके उसे टैन थीटा के तौर पर लीजिए। आ रही बात समझ। लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि थीटा जो है वो बहुत ही छोटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा सब्स्टिट्यूट करने पर आपको थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय ए मिल जाता है, वेयर ए इज़ व्हाट, द अपर्चर और द लेंथ ऑफ द स्लिट, यू कैन सी। आ रही बात यहाँ पर आपको समझ। थीटा क्या था बेटा यहाँ पर बेसिकली, थीटा क्या था, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन था, कितना एंगल बनाते हुए बैंड हो रही है, कितना एंगल बनाते हुए डिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। जैसे जिस पाथ से निकलना था उस पाथ को फॉलो ना करते हुए बैंड हो जा रही है, जिस पर बैंड हो जा रही है, यही तो आप लोग फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पर तो जितना एंगल बनाते हुए दैट मीन्स द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, एंड वी गॉट द एक्सप्रेशन और फॉर्मूला यू कैन से for the angle of diffraction, theta is equals to lambda by a. So this is very helpful, it will be helpful for you just because इसके थ्रू आप न्यूमेरिक्स वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर where lambda is what, this is the wavelength of that particular ray of light, particular light which will be which is incident or which is going to use, आ रही बात समझ, as a source of light। सो चलिए अब इस पर हम केसेस अप्लाई करेंगे। केसेस इट मीन्स केस, कैसा केस, जैसे इसमें केस आप अप्लाई करें यहाँ पर इफ द पाथ डिफरेंसेस डेल बिटवीन द रेस कमिंग फ्रॉम ए एंड बी इट्स 2 लैम्डा। अभी हमने क्या किया था यहाँ पर इसके पहले हमने पाथ डिफरेंसेस को क्या कंसिडर किया हुआ था बेटा, यहाँ पर पाथ जो डिफरेंसेस था पहले लैम्डा कंसिडर किया था, अब इस केस में हम 2 लैम्डा कंसिडर करते हैं। तो स्लिट ए बी को क्या करना पड़ेगा आपको, 2 नहीं बल्कि 4 इक्वल पार्ट्स में क्लासीफाइड करना पड़ेगा। यदि आप 4 इक्वल सेक्शंस में क्लासीफाइड कर देते हैं तो पहले और दूसरे वेव्स देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड्स वेव विल डिस्ट्रॉइंग टू इफेक्ट ऑफ ईच अदर, सिमिलरली द थर्ड एंड फोर्थ वेव्स विल डिस्ट्रॉइंग ईच अदर्स इन्फ्लुएंस। तो ऐसी कंडीशंस में होगा क्या, ऐसी कंडीशंस में नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर ये जो अभी मैं बात कर रही हूँ, जो सेकंड केस जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर ये सेकंड केस एक्चुअली किस चीज़ के लिए यहाँ पर फॉर योर सेकेंडरी मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा केस तो आपने पढ़ लिया यहाँ पर दैट मीन्स द फर्स्ट पोजिशंस ऑफ द मिनिमा। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंडरी मिनिमा पोजिशंस, हाउ वी कैन गेट द सेकेंडरी मिनिमा, इन विच केस। तो जबकि आप क्या करते हैं यहाँ पर पार्ट डिफरेंसेस को 2 लैम्डा लेकर के चलते हैं, और जब पार्ट डिफरेंसेस 2 लैम्डा लेंगे तब आप अपने स्लिट ए बी को 2 नहीं बल्कि 4 इक्वल पार्ट्स में क्लासीफाइड करेंगे। तब मैं जैसे कि मैंने आपको बताया पहले और दूसरे वेव से, ठीक है, यहाँ पर पहली और दूसरी वेव से एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म करेंगे, तीसरी और चौथी वेव से एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे, दैट मीन्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे, एक दूसरे के डिफेक्ट्स को, है ना। इस तरीके से क्लासिफिकेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर
सो दैट्स वाई द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P1, अब जो सेकेंडरी मिनिमा है वो आप कंसिडर करें यहाँ पर किस पर, P1 पर कंसिडर करें। ऑब्वियसली मिनिमा और मैक्सिमा कैसा मिलता है, अल्टरनेटली मिलता है ना, एक साथ तो नहीं मिलता यहाँ पर पे, ठीक है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर पे, आपको पता है जो फ्रिंजेस होती हैं, डार्क और लाइट फ्रिंजेस जो होती हैं यहाँ पर पे बेसिकली वो अल्टरनेटली मिलती हैं। तो इसमें भी आपको जो आप जब इसका इंटेंसिटी पैटर्न देखेंगे या जो फ्रिंजेस पैटर्न जब आप देखेंगे यहाँ पर दैट मीन्स जो डिफ्रैक्शंस पैटर्न होगा उसमें भी आपको फ्रिंजेस डार्क लाइट अल्टरनेटली मिलेंगे यहाँ पर। तो ऑब्वियसली इस डायग्राम में आपको मैं बता देना चाहती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ये हुआ फर्स्ट मिनिमा, इसके बाद ये हुआ, ये जो O1 है यहाँ पर आपका ये फर्स्ट मैक्सिमा हुआ, यहाँ पर फर्स्ट यानी सेकंड मैक्सिमा हुआ, और यहाँ पर आपको मिलेगा सेकंड मिनिमा। आ रही बात समझ। दैट मीन्स यदि मैं P1 या कोई अगला क्या लेती हूँ, बेसिकली यहाँ P1 ही तो ले रही हूँ यहाँ पर, शायद P1 या P1 डैश जैसा भी लेती हूँ, तो जो सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा होगा वो ये वाली कंडीशन पर मिलेगा आपको। आ रही बात समझ। सेकेंडरी मैक्सिमा के बाद आपको सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा, अल्टरनेटली जाता है ना बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके केस को आप यहाँ पर समझेंगे आप, ओके, ठीक है। सो द एक्चुअल कंडीशन फॉर द सेकेंडरी मिनिमा विल बी थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाय ए। पहले लैम्डा बाय ए था और सेकेंडरी मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा बाय ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली वी हैव अदर पॉइंट्स at P dash, P1 dash, etc. all are other sides of O where the resultant intensity is 0, ठीक है। For the distinct minima path differences is E1 multiplier of lambda by 2। इससे आपको समझ में आ जाता है यहाँ पर यदि मैं अदर मिनिमास की बात करूँ तो जो पाथ डिफरेंसेस होगा वो वेवलेंथ लैम्डा बाय 2 का E1 मल्टीप्लायर बनेगा यहाँ पर इसमें ध्यान रखिएगा केसेस, इसमें केस थोड़ा सा पलट जाता है, क्योंकि जब आप याद होगा आपको जब मैंने बताया था यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब मैं इंटरफेरेंस बता रही थी यहाँ पर तो फ्रिंजेस आप पढ़ रहे थे, डार्क लाइट फ्रिंजेस जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें आपने ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या पढ़ा था यहाँ पर कि जो पाथ डिफरेंसेस होता है वो लैम्डा बाय 2 का इवन फैक्टर होता है, ठीक है। डार्क नहीं, सॉरी डार्क डार्क के लिए नहीं, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पढ़ा था लैम्डा बाय 2 का क्या होता है, इवन मल्टीप्लायर होता है। और डार्क के लिए आपने पढ़ा था यहाँ पर जो पांच डिफरेंसेस है वो लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीप्लायर होता है, लेकिन यहाँ केस पलट जाता है। सारी बात समझ यहाँ पर यहाँ केस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब देखिए पांच डिफरेंसेस क्या हो जाता है यहाँ पर यदि मैं मिनिमा के लिए बोलूँ तो लैम्डा बाय 2 का अब इवन मल्टीप्लायर हो जाता है। तो ये आपका क्या यहाँ पर यदि मैं किसी भी पर्टिकुलर एक मिनिमा पर बात करूँ, जैसे मैं nth की बात करती हूँ यहाँ पर ठीक है, तो थीटा n इज इक्वल्स टू 2n लैम्डा बाय 2, दैट मीन्स लैम्डा बाय 2 का इवन मल्टीप्लायर के तौर पे मैंने 2n कंसिडर किया है। ब्रॉडली द फॉलोइंग कंडीशंस विल बी ऑब्टेन फॉर ऑल द डिफरेंट मिनिमास थीटा n इज इक्वल्स टू n लैम्डा बाय a, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको, इक्वेशन नंबर 6 और 7 समझ में आया, वेयर n इज व्हाट द प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर n मतलब आपका क्या यहाँ पर बेसिकली इंटीजर है यहाँ पर और वो इंटीजर इवन ऑट कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, इवन ऑट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन नंबर 6 और 7 आपको समझ में आया। चलिए ये कंडीशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर। सिंस थीटा इज इक्वल्स टू आपको क्या पढ़ता है एस बाय आर, आपने पढ़ा होगा इसके पहले भी बचपन में मैथ्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि जो एंगल होता है वो क्या होता है यहाँ पर आपका कर्व बाय रेडियस होता है यहाँ पर बेसिकली। तो चूंकि आपका एंगल थीटा आप क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर थीटा पढ़ रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वाई एन बाय डी हो जाएगा, क्योंकि रेडियस क्या होगा यहाँ पर रेडियस दैट मीन्स स्लिट और स्प्रिंग के बीच का डिस्टेंस जो कि कैपिटल डी कंसिडर किया गया वही एज अ रेडियस यहाँ पर लिया जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 8 इस बेसिस पर एम्प्लाइज होता है, दैट मीन्स जो थीटा एन तैयार हो रहा है यहाँ पर आपका वाई एन बाय डी वो एक्चुअली में किस बेसिस पे तैयार हो रहा है बाय द डेफिनेशंस ऑफ एंगल। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड व्हाट एंड द कर्व और आर्क। आ रही बात समझ यहाँ पर ओके। where yn is what the distance of the nth minima from the central maxima। देखो जो भी डिस्टेंस मेजर होगा चाहे वो मिनिमा तक का हो, किसी भी एक पर्टिकुलर मिनिमा तक का हो या किसी भी एक पर्टिकुलर मैक्सिमा तक का हो, वो डिस्टेंस हमेशा और हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा से ही कंसिडर किया जाएगा।
या सेंट्रल मैक्सिमा से ही लेना शुरू किया जाएगा यहाँ पर। तो वाई एन इज व्हाट, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द एंट मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ये काम आपने पहले भी किया, याद होगा जब फ्रिंज विड्थ वगैरह आप निकाल रहे थे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आया था दो फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस, तो आपने बाद में निकाला था। पहले आपने क्या निकाला था यहाँ पर सेंटर से किसी एक पर्टिकुलर ब्राइट या किसी एक पर्टिकुलर डार्क फ्रिंज तक का डिस्टेंस का एक्सप्रेशन आपके पास आया था। आ रही बात यहाँ पर समझ? वैसे यहाँ पे रहेगा, जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो सेंट्रल मैक्सिमा से ही किया जाएगा। ठीक है, वेयर डी इज व्हाट, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट ए एंड इट्स सी। सो वाई एन इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ से इक्वेशन नंबर 8 को क्या मैं इस फॉर्मेट में लिख सकती हूँ? यहाँ से यदि मैं वाई एन निकालूँ, दैट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द एंट मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा निकालूँ, तो मुझे मिलता है थीटा एंड डी मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पे मैंने थीटा एन की वैल्यू रख दी, क्या चीज़? एन लैम्डा बाय ए। आज बात यहाँ पर आपको समझ मैंने क्या किया है? यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख दिया। तो थीटा इज व्हाट, द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। और एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा। यदि मैं सेकेंडरी मिनिमा के लिए बोलूँ तो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा क्या हो जाता है यहाँ पर? थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाय ए, और बेसिकली एन लैम्डा बाय ए होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको क्या पता चल जाता है? डिस्टेंस ऑफ द एंट मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। अब वो क्या हो सकता है आपका? सेकेंडरी भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई सा भी मिनिमा हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, कोई सा भी मिनिमा हो सकता है सेंट्रल मैक्सिमा से किसी भी और, ऊपर की ओर जाने पर चाहे नीचे की ओर जाने पर हो। आप किसी भी नंबर पर या किसी भी पहले, दूसरे, चौथे किसी भी पोजीशन पर मिनिमा का क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पर मिनिमा की कंडीशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस सेंट्रल से मेजर होगा यहाँ पर उसका एक कॉमन एक्सप्रेशन आपको पता चल जाता है। दैट मीन्स आपको एंट मिनिमा के लिए एक्सप्रेशन पता चल जाता है। एंट से मेरा मतलब पहला मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा या थर्ड मिनिमा, है ना? इस तरीके से आएगा यहाँ पर आपका। थर्ड केस, द पोजिशंस ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा। अब आपको मैक्सिमा का केसेस पढ़ना है यहाँ पर। सपोज द डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट वेव आर इंटरसेक्ट एट O1 विच इज़ अबव द पॉइंट P। P से ऊपर यदि आप देखें, P के ऊपर तरफ देखिए, देखो इसमें देखो यहाँ पर हाँ ये देखिए, P से ऊपर तरफ देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर P जिसके अबव, हाँ P से ऊपर देखें यहाँ पर P से ऊपर तरफ आपको दिख रहा है O1, दिख रहा है यहाँ पर आपको O1। P से ऊपर तरफ मैंने बताया था यहाँ पर आपको अल्टरनेटली मिलता है मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा कब मिलेगा यहाँ पर आपको? बेसिकली मैक्सिमा कब मिलेगा यहाँ पर? मैक्सिमा से मेरा मतलब ब्राइट फ्रिंजेस से यहाँ पर, दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस से है। लेकिन मिनिमा से मेरा मतलब क्या था? डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस से है। दैट मीन्स डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, दैट मीन्स वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर हाँ चलो खैर छोड़ो, अब उस पर चर्चा नहीं करता है। तो O1 जो है वो क्या? सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशंस। अब सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशंस को थोड़ा सा यहाँ पर आपको समय देके समझना होगा यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर okay, the positions of the secondary maxima. Suppose the diffractions of light or wave are intersect at O1 which is above the point P। P से ऊपर तरफ है यहाँ पर जैसे अभी मैंने आपको बताया। अब आप देखिए यहाँ पर ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? कंडीशंस ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए ये फिगर बनेगा। ठीक है, सारी चीज़ें देख सकते हैं आपके सामने, बहुत ही क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर Bn इज व्हाट? Bn अगेन द पाथ डिफरेंसेस। यहाँ जो पार्ट डिफरेंसेस है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? लैम्डा बाय 2 का इवन ही ऑड मल्टीप्लायर बनेगा यहाँ पर। देन द स्लिट ए बी इज क्लासिफाइड इन 3 इक्वल पार्ट्स। फर्स्ट, द 2 पार्ट्स विल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बट द रे ऑफ लाइट ऑफ वेव कमिंग फ्रॉम द थर्ड पार्ट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमा। हमने बेसिकली क्या किया यहाँ पर कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया? 3 इक्वल पार्ट्स में क्लासिफाइड किया, जिसमें से पहले 2 पार्ट्स में तो भाई हमको या उनके थ्रू जो आने वाली रे ऑफ लाइट्स हैं वे क्या हुई? अपोजिट फेसेस में हुई, और जिसके चलते उनसे हमको डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस देखने मिला। दैट मीन्स वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को क्या कर देती है? ख़त्म कर देती हैं। पर बात करें, पर हमको तो क्या चाहिए यहाँ पर? हमको मैक्सिमा की कंडीशन समझना है। सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे मिला फिर? तो जो क्लासिफाइड थर्ड पार्ट है वो क्लासिफाइड थर्ड पार्टी असल में रिस्पॉन्सिबल बनता है सेकेंडरी मैक्सिमा के केसेस के लिए। वी ऑब्टेन द कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ सेकेंड मैक्सिमा बाय द वेव दैट इट्स कमिंग फ्रॉम द थर्ड पार्ट। नाउ द Bn इज इक्वल्स टू व्हाट? A sin थीटा, इक्वेशन नंबर 11।
फॉर द स्मॉल एंगल एज यू नो साइन थीटा जो है वो अप्रॉक्सी थीटास ले लिया जाता है. वी हैव बी एन इज इक्वल्स टू ए थीटा. बाय द इक्वेशंस नंबर 10 एंड 11 व्हाट वी गेट ए थीटा इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 2. क्योंकि भाई ये जो इक्वेशन है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 11, this is also the path differences, this expressions of path differences, and this one is also the expressions of the same. So now you are going to compare the both equations. Okay, after comparing you got this one expressions of diffractions of no, this is the angle of diffraction. This is an expressions of angle of diffractions. In this case theta will be 3/2 या 3 lambda by 2a, जिसे हमने इक्वेशंस नंबर 12 के तौर पर डिक्लेयर किया. सो इन दिस वे द कंडीशंस फॉर द nth कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा एन क्या लिखा मैंने यहाँ पर सेकेंडरी मैक्सिमा विल बी. अब थीटा तो आपके सामने, अब थीटा अब आपके सामने है, थीटा जो कि डिफ्रैक्शन है ना यहाँ पर. तो nth के लिए यदि बोलूँगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर nth के लिए बोलूँगी तो क्या हो जाएगा, आप लैम्डा बाय 2 का क्या लेंगे यहाँ पर आप nth के लिए. ये केस आपको तो समझ में आया होगा यहाँ पर अब वाई एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट मीन्स nth मैक्सिमा की कंडीशंस के लिए क्या हो जाएगा, वाई एन इज इक्वल्स टू थीटा एंड डी. देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द nth सेकेंडरी मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी. तो यहाँ पर आपको बेसिकली इक्वेशन नंबर 13 से थीटा एन की वैल्यू को रख देना है, और रखने के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पर द nth. दिस इज द पोजिशंस ऑफ द nth सेकेंडरी मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा. ठीक है, यहाँ पर आ रही बात समझ मैं क्या बोल रही हूँ. नहीं समझ में आए इसको आराम से बैठिए और समझिए यहाँ पर. ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर है आपको. ओके.